मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 11 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, और इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक जो कहलाता है डायमेंशनल एनालिसिस। इस टॉपिक का मैंने 2 क्लास कंप्लीट कर लिया है और आज तीसरा क्लास शुरू करने वाले हैं। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था सबसे पहली चीज जिसका नाम था 7 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड 7 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जितने भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को मिलाकर बनाए जाते हैं। इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को 7 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड कहा जाता है। दूसरा मैंने बताया था डायमेंशंस, और ये बताया था कि डायमेंशंस ये पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है टू विच इट इज रेज्ड टू गेट अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तीसरा मैंने बताया था डायमेंशनल फॉर्मूला, और मैंने बताया था कि डायमेंशनल फॉर्मूला एक एक्सप्रेशन है जो ये दर्शाता है कि कोई भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के मिलाने से बना है और उस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का क्या पावर है। चौथा, फिर मैंने आपको कई एक फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल कर बताया था कि कैसे हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। फिर मैंने आपको पढ़ाया था लॉ ऑफ इंडिसेस। लॉ ऑफ इंडिसेस क्या है, इस पे मैंने 4 लॉ बताया था। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था डायमेंशनल ऑपरेशन, और ये बताया था कि डायमेंशनल ऑपरेशन किसे हम लोग कहते हैं। मैंने बताया था कि डायमेंशनल फॉर्मूला का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एक्सपोनेंट ये जो वर्क करते हैं ये डायमेंशनल ऑपरेशन कहलाता है। फिर मैंने आपको बताया था डायमेंशनल इक्वेशन, और ये बताया था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को यदि उसके डायमेंशनल फॉर्मूला के से इक्वेट कर दिया जाए तो एक इक्वेशन बनता है, और वो इक्वेशन डायमेंशनल इक्वेशन कहलाता है। तो ये पहले क्लास में मैंने आपको यहां से यहां तक बता दिया था। उसके बाद मैंने सेकंड क्लास में आपको बताया था डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। डायमेंशनल एनालिसिस, आपने जो डायमेंशंस के बारे में कि 7 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड क्या है, डायमेंशंस किसे कहते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, उसके बाद लॉ ऑफ इंडिसेस क्या है, डायमेंशनल ऑपरेशन क्या है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, यहां तक जो आपने जो चीज पढ़ा है वो डायमेंशनल एनालिसिस कहलाता है। फिर जो है डायमेंशनल एनालिसिस का मैंने आपको एप्लीकेशन बताया था, ये सारा का सारा डायमेंशनल एनालिसिस है। फिर आपको बताया था एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। मैंने बताया है कि डायमेंशनल एनालिसिस के 4 एप्लीकेशंस हैं, जिसमें पहला एप्लीकेशन कहलाता है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। इसमें मैंने आपको एक प्रिंसिपल बताया था जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो आपको ये बताता है कि किसी भी फिजिकल इक्वेशन में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जिसे मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी फिजिकल इक्वेशन में जितने भी टर्म्स होते हैं उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। अगर सभी टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो जाए तो वो इक्वेशन करेक्ट होता है, अदरवाइज वो इक्वेशन रॉन्ग हो जाता है। आज हम आपको बताने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस का सेकंड एप्लीकेशन कहलाता है टू नो द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एन अननोन फिजिकल क्वांटिटी। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोगों को नहीं मालूम है लेकिन उसका इक्वेशन दिया हुआ है, तो उस इक्वेशन से हम लोग उस फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले दिया हुआ है ये वेलोसिटी ऑफ wavelength lambda and frequency nu is given as v is equal to nu lambda। वेव के बारे में तो आप जानते हैं, इस तरह से वेव को दर्शाया जाता है। ये वेव है,
ये वेव जिस वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ती है, या 1 सेकंड में ये वेव जितना डिस्टेंस कवर करती है, 1 सेकंड में ये वेव जितना डिस्टेंस कवर करती है, उसे वेलोसिटी ऑफ वेव कहते हैं। ये वेव का क्रेस्ट है, ट्रफ है, और ये भी वेव का ट्रफ है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये वेवलेंथ लैम्डा कहलाता है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ वेव्स 1 सेकंड में जो बनते हैं, उसे फ्रीक्वेंसी के नाम से जाना जाता है। तो रिलेशन दिया हुआ v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। v वेलोसिटी है और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है lt माइनस 1। लैम्डा वेवलेंथ है, कोई भी लेंथ हो उसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला l होता है, और न्यू फ्रीक्वेंसी है, तो हम लोगों को फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम करना है। किसी भी फिजिकल इक्वेशन से अगर हम लोगों को किसी एक फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम करना हो, तो सबसे पहले हम लोग उस इक्वेशन को लिख देते हैं। इक्वेशन लिखा हुआ है v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। इक्वेशन लिखने के बाद हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि किसका डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम करना है। तो यहां पर आपको ये मालूम हो गया कि न्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम करना है। जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम करना है, उसके लिए हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, मतलब उस फिजिकल क्वांटिटीज को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बना देते हैं। तो यहां पर हम लोग न्यू को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाएंगे। न्यू को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाने के लिए राइट साइड के पूरे टर्म को लेफ्ट साइड में ला देंगे। तो ये हो जाएगा न्यू इनटू लैम्डा, दिस इज इक्वल टू, जो लेफ्ट साइड का टर्म उसे राइट साइड में ला देंगे, ये v हो जाएगा। अब हम लोग न्यू के लिए सॉल्व करेंगे, तो ये मिलेगा v डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो आपने देख लिया, न्यू को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाया क्योंकि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम करना है। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम है, ये है lt माइनस 1। और मैंने बताया कि लैम्डा ये वेवलेंथ है, और लेंथ के लिए हम लोग लिखते हैं l। तो आप देखेंगे l और l कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग को मिलेगा t माइनस 1। इसका मतलब हुआ कि फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला t माइनस 1 होगा। तो ये आपको याद रखना है कि वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है t माइनस 1। आइए नेक्स्ट हम लोग आगे की तरफ चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, द एनर्जी E of photon of frequency nu is given as E is equal to h nu। सपोज कीजिए कि ये आपके पास एक कैंडल है और इस कैंडल को आप जलाए हैं। तो कैंडल के जलाने से लाइट निकलता है। लाइट एक तरह की एनर्जी है। ये जो लाइट है, ये छोटे छोटे पैकेट्स में निकलता है। ये लाइट, प्लैंक्स का कहना था कि ये लाइट छोटे छोटे पैकेट्स में निकलती है, और इस पैकेट्स का नाम है फोटॉन। और इस फोटॉन के पास एनर्जी पाई जाती है। तो बताया गया कि द एनर्जी E ऑफ फोटॉन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू इज गिवन एज E इज इक्वल टू h न्यू। E एनर्जी है, और मैंने बताया था कि एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml स्क्वायर t माइनस 2। कोई भी एनर्जी हो, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला ml स्क्वायर t माइनस 2 है। यही डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क का भी होता है। ये न्यू फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया है t माइनस 1। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग को नहीं मालूम है। तो h इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ h। हम लोगों को h का डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम करना है। बात समझ गए? एनर्जी आपको दिया हुआ है, एनर्जी का फॉर्मूला E इज इक्वल टू h न्यू। E एनर्जी है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, और न्यू फ्रीक्वेंसी है। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम है, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम करना है। मैंने आपको बताया कि जिस फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम करना हो, सबसे पहले आप उस फिजिकल, वो जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है, उस इक्वेशन को आप लिखेंगे। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा h इंटू न्यू। हम लोगों को h का डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम करना है, मतलब इस इक्वेशन को h के लिए सॉल्व करेंगे। h के लिए सॉल्व करने के लिए मतलब h को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाएंगे। ये पूरा का पूरा टर्म राइट साइड में ला देंगे, लेफ्ट साइड में ला देंगे, और एनर्जी को राइट साइड में ला देंगे। तो ये आप इसे लिख सकते हैं h इंटू न्यू, दिस इज इक्वल टू E। तो अगर आप h के लिए सॉल्व करेंगे तो h इज इक्वल टू हो जाएगा E डिवाइडेड बाई न्यू। जब आप h को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बना लिया है,
मतलब जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है आपने उसे उसके लिए सॉल्व कर लिया है, तो अब आप लास्ट में सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू पुट कर देंगे। यहां पर एनर्जी ई है, मैंने बताया आपको कि एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला ml² T-2 होता है। न्यू फ्रीक्वेंसी है, अभी मैंने फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला था, ये T-1 था। यहां पर T⁻⁻² है, यहां पर T⁻⁻1 है, तो T⁻⁻1 और T⁻⁻1 कैंसिल हो जाएगा, एक तो T⁻⁻1 बचा रह जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा ml²T-1। तो ये ml²T-1 ये आपको प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो आप ये याद रखेंगे जो जो डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहे हैं कि प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml²T-1। आइए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Viscous force F acting on a spherical body of radius r falling in a liquid of coefficient of viscosity eta is given as F is equal to 6 pi eta RV. Find dimensional formula of eta. यहां पर eta का डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम करना है। सपोज कीजिए कि ये हमारे पास एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में हम लोगों ने एक लिक्विड ले लिया है। इस सिलेंडर में एक लिक्विड फिलअप कर दिया है। लिक्विड के पास चिपचिपापन होता है, मतलब एक गम लाइक कैरेक्टर होता है। इस गम लाइक कैरेक्टर को विस्कस कहा जाता है और इसके जो है विस्कस को मेजर किया जाता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से, जिसे हम लोग ईटा से लिखते हैं। लिक्विड के पास जो गम लाइक कैरेक्टर है उसे विस्कस मीडियम कहा जाता है और इसके विस्कोसिटी को मेजर किया जाता है ईटा से, जो कोएफिशिएंट्स ऑफ विस्कोसिटी कहलाता है। जब इस लिक्विड के अंदर कोई स्फेरिकल बॉडी को ड्रॉप किया जाता है, तो मान लिया जाए कि ये स्फेरिकल बॉडी, इसका रेडियस r है, तो ये बॉडी नीचे की तरफ फॉल करती है। मान लिया जाए कि ये बॉडी v वेलोसिटी से फॉल कर रही है, तो इस बॉडी पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है। इस फोर्स को F से लिखते हैं, जिसका नाम है विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला दिया हुआ है F is equal to 6 pi eta RV। इसमें फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml_T-2। उसके बाद रेडियस दिया हुआ है, रेडियस लेंथ है, लेंथ के लिए हम लोग लिखते हैं L। उसके बाद वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT-1। ये 6 पाई ये नंबर है और नंबर का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, तो हम लोगों को ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम करना है इस इक्वेशन से। इसके लिए हम लोग सबसे पहले गिवन लिखते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है वो है गिवन। क्या गिवन है? F is equal to 6 pi eta RV। मतलब जो इक्वेशन दिया हुआ उसी इक्वेशन को लिख देंगे। इस बार हम लोगों को इक्वेशन को सॉल्व करना होगा ईटा के लिए, तो इसके लिए राइट साइड के टर्म को हम लोग लेफ्ट साइड में ला देते हैं 6 pi eta RV और लेफ्ट साइड के टर्म को राइट साइड में ला देंगे, ये हो जाएगा F। अब हम लोग ईटा को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाते हैं, तो ये मिलेगा F डिवाइडेड बाई 6 pi RV। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला मैंने बताया आपको, ये ml_T-2 होता है। ये जो 6 पाई आप दिख रहे हैं, 6 पाई एक नंबर है और नंबर का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। R रेडियस है और रेडियस लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा L। और V वेलोसिटी है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1। इसे आप सॉल्व करेंगे, V का डायमेंशनल फॉर्मूला है LT-1। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ml_T-2 डिवाइडेड बाई L²T-1। अब कुछ कैंसिल होगा, यहां पर L है और ये L² है, तो एक L कैंसिल हो जाएगा। T-2 है और T-1 है, तो T-1 एक T-1 को कैंसिल कर देगा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिलेगा ml-1 T-1। ये तो ये आपको डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा का। जो ईटा हमने लिखा था, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है ml-1 T-1। तो मैं समझ रहा हूं कि आप बात को समझ रहे हैं कि किस तरह से किसी फिजिकल इक्वेशन से
किसी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम किया जाता है। आइए और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक इक्वेशन ऑफ स्टेट कहलाता है, गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट, जो कि दिया हुआ है पीवी इज इक्वल टू आर टी। ये इक्वेशन ऑफ स्टेट है, पीवी इज इक्वल टू आर टी। यहां पर पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, टी टेम्परेचर है और आर गैस कांस्टेंट है। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग को मालूम है। आपको याद होगा प्रेशर के बारे में पढ़ा था कि ये फोर्स बाय एरिया होता है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mlt-2, एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला एल स्क्वायर, तो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला ml-1t-2। उसके बाद v वॉल्यूम है, वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एल क्यूब। टी टेम्परेचर है और टेम्परेचर के लिए हम लोग लिखते हैं k। तो यहां पर p, v और t का डायमेंशन फॉर्मूला मालूम है, हम लोग को r का डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम करना है। तो मैंने बताया कि इसके लिए सबसे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन के मतलब जो इक्वेशन है वो इक्वेशन लिखेंगे, पीवी इज इक्वल टू आर टी। उसके बाद जिस फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम करना है उसके लिए इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आर टी को हम लोग राइट साइड में ला देते हैं, ये आर टी है और ये आपको पीवी है। इसके बाद आर के लिए इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये पीवी डिवाइडेड बाई टी आ जाएगा। वैल्यू पुट करें, P का वैल्यू है ml-1t-2 और वॉल्यूम के लिए हम लोग लिखेंगे L क्यूब। T टेम्परेचर है और टेम्परेचर के लिए हो जाएगा K। इसे आप सिंप्लीफाई करें तो ये आपको मिलेगा ml² t-2 डिवाइडेड बाई K। इसे आप ऊपर ले जाएंगे, K को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ml² t-2 K-1। तो ये आपको गैस कांस्टेंट R का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। गैस कांस्टेंट R इसका डायमेंशन फॉर्मूला ml² t-2 K-1। आइए और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल कर देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डायमेंशनल फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा। लिखा हुआ है द चार्ज Q फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर एट टाइम t कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट I गिवन एज। जब मान लिया जाए कि ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर से चार्ज पास कर रहा है, ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर से मान लिया जाए कि चार्ज का फ्लो हो रहा है, ये Q चार्ज पास किया है टाइम t में, तो इसके कारण एक इलेक्ट्रिक करंट सेटअप होता है जिसको हम लोग लिखते हैं I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई t। I इलेक्ट्रिक करंट है और इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम लोग लिखते हैं E। t टाइम है और t के लिए लिखते हैं हम लोग t। तो हम लोगों को I और T का डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम है, Q का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा ये मालूम करना है। तो मैंने बताया कि सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं, गिवन है I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T। Q का डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम करना है तो इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा IT। तो इस तरह से I के लिए A और T के लिए T, तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है AT। आप याद रखेंगे चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला, जहां कहीं भी चार्ज हो तो इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे AT। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखेंगे लिखा हुआ है मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स F acting on a charged particle having charge Q moving in a magnetic field of induction B with velocity v is given as F is equal to QVB। फिर से समझे, सपोज कीजिए कि एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसका इंडक्शन B है, वो इस डायरेक्शन में है और एक चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है v वेलोसिटी से। इस पर जो चार्ज का अमाउंट है वो चार्ज का अमाउंट प्लस Q है। तो इस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स लगता है जिस फोर्स को हम लोग मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स कहते हैं और ये मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू QVB। यहाँ पर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला तो हम लोग को मालूम है जो होता है mlt-2। Q चार्ज है, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला AT है। V वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 है और B मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोगों को नहीं मालूम है, इसी का मालूम करना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे गिवन और ये गिवन है F इज इक्वल टू QVB।
हम लोग को b का डायमेंशन फॉर्मूला मालूम करना है, तो इस इक्वेशन को b के लिए सॉल्व करेंगे तो QVB इज इक्वल टू F हो जाएगा और B इज इक्वल टू हो जाएगा F डिवाइडेड बाई QV। आपको मालूम है फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है MLT-2। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला MLT-2 और चार्ज के लिए हम लोग लिखते हैं AT और वेलोसिटी के लिए लिखते हैं LT-1। LT-1। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलता है वो देखिए। ऊपर में MLT-2 ऐसे ही छोड़ दें, नीचे में आप देखेंगे t पर पावर 1 है, t पर पावर -1 है, +1 और -1 मिला के t पे पावर 0 हो जाएगा और 0 का मतलब हो जाता है इसका वैल्यू 1 हो गया है। तो आपको नीचे में सिर्फ मिलेगा AL, ये वाला L इस L को कैंसिल कर देगा तो आपको लास्ट में मिलेगा ML0 T-2। A नीचे से ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा A-1। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया आपको मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड का है या फील्ड इंडक्शन का है, एक ही बात है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला ML0 T-2 A-1 है। आइए आगे देखते हैं कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला। ये क्वेश्चन है, देखेंगे क्या लिखा हुआ है। सपोज कीजिए कि यहां पर एक मास है M1 और यहां पर एक मास है M2। किसी भी दो मास के बीच में मान लिया जाए कि ये मास r डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो M1 M2 को अपनी तरफ पुल करता है और M2 M1 को अपनी तरफ पुल करता है। मतलब दो मास के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, इसे F से लिखते हैं और ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो लिखा हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स F एक्टिंग बिटवीन टू मासेस M1 एंड M2 kept at a distance r is given as F is equal to G M1 M2 by r square, where G is universal gravitational constant है। तो हम लोगों को G का ही डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम करना है। बाकी सारे फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम है, हम लोगों को G का डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम करना है। तो G का डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम करने के लिए अभी मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले जो इक्वेशन दिया हुआ है उसी को हम लोग लिखते हैं। तो इक्वेशन हम लोग को दिया हुआ है F is equal to G M1 M2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। मैंने आपको बताया कि जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम करना हो उसके लिए हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इक्वेशन को यहां पर सॉल्व करेंगे G के लिए, तो इसके लिए F के नीचे 1 कर देंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। G M1 M2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा G M1 M2 और F मल्टीप्लाई होगा R स्क्वायर से तो ये हो जाएगा F R स्क्वायर। अब आप G को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाएंगे तो ये आपको मिलेगा FR स्क्वायर डिवाइडेड बाई M1 M2। अब आप डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर दें, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला जानते हैं। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT-2। R ये डिस्टेंस है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है L और यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है तो L स्क्वायर डिवाइडेड बाई दो मास है, एक बार M1 के लिए M और फिर M2 के लिए भी M। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ml पर पावर 3 आ जाएगा, t पर पावर -2 आ जाएगा और m और m मिलकर के m स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर एक तो m को कैंसिल कर देगा तो ये m ऊपर चला जाएगा, m-1 l क्यूब t-2 हो जाएगा। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G का। तो अगर किसी फिजिकल इक्वेशन में किसी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं मालूम है तो हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला किस तरह से मालूम करते हैं आप देख रहे हैं। आइए एक बार कुछ अलग तरह का क्वेश्चन है तो सॉल्व करके देखते हैं। लिखा हुआ है द वेलोसिटी v एट एनी टाइम t इज गिवन एज। किसी टाइम t में किसी पार्टिकल की वेलोसिटी v है और ये v बराबर है AT प्लस BT स्क्वायर के। यहाँ v वेलोसिटी है और t टाइम है। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 है और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 और टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला t। तो हम लोगों को A और B का डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम करना है, मतलब A का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा और B का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर गिवन लिखेंगे। गिवन के मतलब जो इक्वेशन दिया हुआ है v इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर।
तो इससे पहले मैंने जो भी इक्वेशन आपको बताया है और उससे डायमेंशनल फार्मूला निकाला है, उसमें किसी एक ही फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला मालूम करना पड़ता था। किसी फिजिकल इक्वेशन से एक ही फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला मालूम करना पड़ता था। इस बार हम लोगों को इस इक्वेशन से एक फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला नहीं मालूम करना, बल्कि दो का मालूम करना है, एक ए है और एक बी है। तो हमने आपको बताया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में कि किसी भी फिजिकल इक्वेशन में जितने भी टर्म्स होते हैं सभी का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। तो आप गौर करेंगे यहाँ पर 3 टर्म्स है, एक v है, दूसरा at है और तीसरा bt है। तो डायमेंशंस के मामले में सारे के सारे टर्म सेम है, मतलब जो v है वही at है वही bt स्क्वायर है। तो इसका सॉल्व करने के लिए हम लोग at को इक्वेट करेंगे v से। डायमेंशंस के मामले में at v के इक्वल है, तो a बराबर हो जाएगा v डिवाइडेड बाई t। v का डायमेंशनल फॉर्मूला है lt-1 और टाइम के लिए हम लोग लिखते हैं t। तो t और t कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग को मिलेगा कैंसिल नहीं होगा, ये t नीचे से ऊपर चला जाएगा तो इसका पावर -1 हो जाएगा और पहले से -1 है तो इसका हो जाएगा lt-2। तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया lt-2। अब bt स्क्वायर का है, तो मैंने बताया कि डायमेंशंस के मामले में सभी बराबर है, तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला bt स्क्वायर का होगा वही v का हो जाएगा, जो b का होगा वो v बाई टी स्क्वायर का हो जाएगा। वेलोसिटी के लिए हो जाएगा lt-1 और टी स्क्वायर के लिए हो जाएगा टी स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो b इज इक्वल टू lt-3 हो जाएगा, मतलब ये डायमेंशनल फॉर्मूला है b का। तो इस तरह से अगर किसी फिजिकल इक्वेशन में दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम करना हो, तो जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम है उससे बारी बारी से सभी को इक्वेट कर देंगे और हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम कर लेंगे। आइए इसी तरह से मिलता जुलता हुआ एक और क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है द डिस्टेंस s एट टाइम t इज गिवन एज। किसी पार्टिकल का डिस्टेंस टाइम t में दिया हुआ है s इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर। यहां पर s डिस्टेंस है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है l। t टाइम है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला t होता है, यहां भी t टाइम, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला t है। तो हम लोग को a और b का डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन लिखेंगे s इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर। डायमेंशंस के मामले में सारे टर्म सेम है, जो s का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही at का होगा वही bt स्क्वायर का होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि at इज इक्वल टू s, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा s डिवाइडेड बाई t। s डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए l और t टाइम है, इसके लिए आप लिखेंगे t। तो इस तरह से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो s इज इक्वल टू हो जाएगा lt-1। इसी तरह से आप चले आएंगे bt स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू s, तो b बराबर हो जाएगा s डिवाइडेड बाई t स्क्वायर। अब आप s का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करेंगे, ये है l, और t का डायमेंशनल फॉर्मूला ये t स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा lt-2। ये t स्क्वायर है, ये ऊपर चला जाएगा तो lt-2 ये हो जाएगा। तो ये हो गया b का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अगर किसी फिजिकल इक्वेशन में दो या दो से ज्यादा टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम करना हो तो हम लोग इस तरह से काम करते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक खत्म होता है। ये था एप्लीकेशन नंबर 2, इसके बेसिक्स लेवल का प्रॉब्लम्स मैंने